सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है अग्निवीर में वैकेंसियां आ चुकी हैं और मेरे भाई मतलब अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो मेरे भाई अप्रैल मई के आसपास में आपके जो एग्जाम है वो होना तय है। तो मेरे भाई बहुत ही कम टाइम तुम्हारे पास में बचा है, ये मान के चल लो कि तुम्हारे पास में एक महीने का टाइम है। ठीक है मेरे भाई, 1 से 1.5 महीने का टाइम है। अब जितना हो सके उतनी तैयारी कर लो और मेरे भाई मैं आ चुका हूं तुम्हारी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए। खतरनाक तरीके से सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे और मेरे भाई जिस भी सवाल में आपको दिक्कत हो कमेंट कर देना कि सर हमको इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो लो भाई, क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला सवाल, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? बताओ मेरे भाई, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को किस, ठीक है, इनको मेरे भाई छत्रपति के खिताब से कहां पर सम्मानित किया गया था? आप बोलोगे रायगढ़ के किले में। कहां पर मेरे भाई? रायगढ़ के किलों में। ये आपको याद होना चाहिए। सर इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव कब रखी थी? सर 1674 में इन्होंने मराठा साम्राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। ये तुमको याद होना चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो मेरे भाई आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रिटिश शासक हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो ये तो सभी को पता है मेरे भाई, इसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, गुलामी के वो 200 साल। ठीक है भाई, गुलामी के उन 200 सालों को हम कैसे भुला सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश शासकों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? सर लगभग 200 सालों तक क्या किया था? शासन किया था। यहीं पर मेरे भाई एक बात आपसे पूछ जाएगी कि भारत आजाद कब हुआ था? ये तो हो सकता है कि आपसे ना पूछा जाए, लेकिन आपको याद होना चाहिए सर भारत आजाद हो गया था आपका कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। ये तो सबको पता है। लेकिन मेरे भाई यहां पर आपका एक राज्य बचता है आपका गोवा। तो कभी अगर आपसे पूछे कि गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, 100% आएगा कि गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है भाई, 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है किससे आजाद हुआ था? पुर्तगालियों से। अगला सवाल देखो भाई, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन थी, पुद्दुचेरी थी, कलिकट थी, या फिर मेरे भाई आपके गोवा थी? आप लोगों से पूछा है कि फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तो आप बोलोगे मेरे भाई सर वो थी आपकी पुद्दुचेरी। मैं तुमसे पूछूं कि पूरे भारत में चाहे तुम राज्यों की बात कर लो, चाहे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लो, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात मेरे भाई कहां का है? तो आपसे पूछा जाएगा सर राज्यों में तो सबसे ज्यादा किसका? सर राज्यों में तो मेरे भाई सबसे ज्यादा किसका है? मेरे भाई आपके केरल का। और जबकि अगर मैं बात करता हूं केंद्र शासित प्रदेशों में, किसमें मेरे भाई? केंद्र शासित प्रदेशों की अगर मैं बात करता हूं तो फिर मेरे भाई नाम आए किसका? पुद्दुचेरी का। और ओवरऑल पूरे इंडिया का ही पूछ ले तब भी मेरे भाई सबसे ज्यादा किसका है? पुद्दुचेरी का। यानी कि केरल से भी ज्यादा लिंगानुपात किसका है? पुद्दुचेरी का। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात राज्यों में तो है केरल का और केंद्र शासित प्रदेशों में आपके पुद्दुचेरी का, जो कि फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। पलासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? सभी बच्चे बताओ भाई, पलासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो आप सभी को पता है मेरे भाई, पलासी का जो युद्ध है ये मेरे भाई लड़ा गया था 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 तुम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। जिसमें मेरे भाई कौन कौन लड़े थे? एक तो मेरे भाई अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव आया था। ठीक है भाई, अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव। और मेरे भाई दूसरा कौन था हमारा? सर सिराजुद्दौला था। कौन सा मेरे भाई? आपके सिराजुद्दौला था। ठीक है भाई, बंगाल का नवाब कौन था मेरे भाई? सिराजुद्दौला। सर ये पलासी नाम की जो जगह है ये कहां पर पड़ती है? भाई पलासी नाम कोई जगह भी तो होगी, जैसे कि खानवा राजस्थान में है, पानीपत हरियाणा में है, उसी तरीके से ये पलासी नाम की जगह कहां पर है? सर ये तुम्हारे पश्चिम बंगाल में है। कहां पर मेरे भाई? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। लो भाई अगला सवाल, तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को खालिस्तान के हाथों हार मिली से पराजित हुए।
तो मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान को 1192 में किसके हाथों से पराजित हुए थे, किसके हाथों से हार मिली? मोहम्मद गोरी, हारून अल रशीद, अबू बकर, उमर दित्ती है। तो मेरे भाई देखो, तराइन के युद्धों की मैं बात करता हूं, किसके बारे में भाई? तराइन के युद्ध। तो तराइन के दो युद्ध बड़े फेमस है, एक तो तराइन का पहला युद्ध और एक मेरे भाई तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। दोनों ही युद्ध किसके बीच में हुए थे? एक तो मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और दूसरा था मेरे भाई आपका कौन? मोहम्मद गोरी। कौन था मेरे भाई? मोहम्मद गोरी। अब इन दोनों में भी मेरे भाई कंफ्यूज होता है बच्चे बेटे का भाई, तो लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 1191 में पहले युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था। जबकि मैं बात करता हूं दूसरे युद्ध की, तो पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। यानी कि पहले युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वी जीता, मोहम्मद गोरी हार गया। और दूसरे युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। तो भाई किसके हाथों पराजित हुआ था? मोहम्मद गोरी के हाथों में। उम्मीद करूंगा अब कोई कंफ्यूजन आपके बीच में नहीं रहेगा। पहले में ये जीता, ये हार गया, दूसरे में ये जीत गया और ये हार गया। बस इतना सही बात है भाई, ठीक है। आ जाओ, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? सभी बच्चे बताओ भाई, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो मेरे भाई हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो मेरे भाई फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? सर अकबर ने बनवाया था 1601 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है भाई, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात को जब ये जीत के आया था, गुजरात पर जब इसने विजय पाली थी, उस खुशी में मेरे भाई फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। किसने? मेरे भाई आपके अकबर ने। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई आगरा का किला, मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई आगरा का किला। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, आगरा का किला मेरे भाई कौन सा है? ताजमहल। तो मैं तुमको बता दूं कि ताजमहल तो अलग चीज है, आगरा का किला अलग चीज है। आगरा का किला किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था। जबकि ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। किसने मेरे भाई? शाहजहां ने बनवाया था। तो कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्त, आगरा का किला अलग चीज है और ताजमहल अलग चीज है। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा कि क्लास पसंद आ रही होगी शानदार तरीके से। ठीक है भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, इसी तरीके से डेली क्लास होंगी आपकी। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध रखती है? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये आप लोगों से पूछ लिया मेरे भाई। तो देखो यार, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो सर ये करवाया था शाहजहां ने। देखो भाई, ये शाहजहां ने काफी सारी चीजों के निर्माण करवाए थे मेरे भाई, जैसे कि एक तो आपने पढ़ लिया आगरा की मोती मस्जिद, इसके अलावा इसने बनवाया था मेरे भाई दिल्ली का लाल किला। ठीक है भाई, दिल्ली का लाल किला। ठीक है भाई, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? सर ये आपके शाहजहां ने बनवाया। इसके अलावा मेरे भाई जामा मस्जिद, ठीक है भाई, आपसे पूछा जाएगा जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो सर ये भी शाहजहां ने बनवाई। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई ताजमहल, सर ताजमहल भी किसने बनवाया? सर ये भी मेरे भाई आप किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो ये सारी चीजें तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो मोती मस्जिद हो गई, चाहे दिल्ली का लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई या ताजमहल हो गई, बनवाई किसने? मेरे भाई आपके शाहजहां ने। ठीक है भाई, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बाराबाती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर मेरे भाई महाराष्ट्र। बाराबाती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सर ये किला आपके स्थित है भाई किसमें? उड़ीसा में। किसमें मेरे भाई? आपके उड़ीसा में है बाराबाती किला। उड़ीसा मेरे भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उड़ीसा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बता दूं मेरे भाई कि उड़ीसा में ही आपका कलिंगा स्टेडियम है। ठीक है भाई, कलिंग स्टेडियम मेरे भाई कहां पर है? सर कलिंग स्टेडियम हमारे उड़ीसा में है। इसके अलावा मेरे भाई बाराबाती स्टेडियम कहां पर है? सर ये भी हमारे उड़ीसा में है। ठीक है मेरे भाई, ये तुमसे पूछे जा सकते हैं। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई उड़ीसा के बारे में, तो मेरे भाई घूमरा लोक नृत्य पूछा जा सकता है। इसके अलावा पाला लोक नृत्य पूछा जा सकता है। इसके अलावा डसखतिया लोक नृत्य पूछा जा सकता है। इसके अलावा कीसाबदी लोक नृत्य पूछा जा सकता है। इसके अलावा रंगाबाती लोक नृत्य पूछा जा सकता है। दलखाई लोक नृत्य पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे मेरे भाई किस में पूछ जाएंगे? उड़ीसा के लोक नृत्यों में। ठीक है भाई, घूमरा, पाला, डसखतिया, कीसाबदी, रंगाबाती और दलखाई, ये सारे के सारे उड़ीसा के हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे भाई। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह बात किसने कही थी?
स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात किसने बोली थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो मेरे भाई स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात बोली थी खुद महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी मेरे भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा मेरे भाई, ठीक है। इनके मुंह से निकले आखिरी शब्द, इनके मुंह से निकले आखिरी शब्द कौन से थे? तो मेरे भाई हे राम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने आखिरी शब्द क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि भाई हे राम। क्या बोला था मेरे भाई? हे राम। ये महात्मा गांधी इंपोर्टेंट है भाई। 1893 में कहां पर चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए सर। ये 1893 में कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका। फिर मेरे भाई 1915 में वापस आ गए। 1915 में ये क्या आ गए सर? 1915 में ये वापस आ गए। कहां से मेरे भाई? दक्षिण अफ्रीका से आ गए। फिर मेरे भाई इन्होंने क्या किया सर? 1917 में इन्होंने क्या किया मेरे भाई? चंपारण आंदोलन कर दिया। फिर उसके बाद में 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन कर दिया। कौन सा मेरे भाई? खेड़ा। उसके बाद में 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन कर दिया। कौन सा मेरे भाई? असहयोग आंदोलन कर दिया। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। कौन सा मेरे भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 1915 में वापस आ गए, 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में खेड़ा हुआ, 1920 में असहयोग हुआ, 1930 में मेरे भाई आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। लो भाई अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सैयद मोहम्मद और पंडित मदन मोहन मालवीय। तो मेरे भाई बताइए, आप लोगों से पूछा है कि मेरे भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप बोलोगे सर मदन मोहन मालवीय ने की थी। और कब की थी? 1916 में। कब की थी मेरे भाई? 1916 में। ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। लो भाई अगला सवाल तुम्हारे सामने, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, अफ्रीकी गुलाम होता है, बाजार से खरीदा गया श्रमिक होता है, अवैतनिक मजदूर होता है। तो गिरमिटिया मजदूर कौन होता था सर? वो बंधुआ मजदूर होता था जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए क्या करता था मेरे भाई? मजदूरी करता था। ऑप्शन नंबर 1। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे मेरे भाई, और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा उस दिन फिर तुम मिस करोगे कि यार पढ़ लेते तो शायद ज्यादा बेस्ट होता, ठीक है भाई। बिल्कुल आ जाओ। निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूएंट भारत में पहली बार खालिस्तान में मिली थी? 1948, 1946, 1947, 1945। निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूएंट भारत में पहली बार खालिस्तान में मिली थी। तो मेरे भाई इस बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। सभी बच्चे बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये मिली थी हमको 1946 में। कब मिली? 1946 में। 1945 में क्या हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था सर? यूएनओ की स्थापना हुई थी। किसकी मेरे भाई? यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। लो भाई अगला सवाल, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा की ठीक है मेरे भाई आपसे पूछा है कि ठीक है स्थान पर संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो ये तो भाई देखो सभी को पता है, आप सभी को पता है कि मेरे भाई 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। किसकी मेरे भाई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये तुमको याद होना चाहिए। और इसमें मेरे भाई अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया था मेरे भाई? आपके सच्चिदानंद सिन्हा को मेरे भाई क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद में इसके 2 दिन बाद में दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें मेरे भाई अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था, ठीक है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बना था, ठीक है मेरे भाई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को मेरे भाई क्या बनाया था?
अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है भाई, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। लो भाई अगला सवाल, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 11, 14, 12 या फिर मेरे भाई आपका 13। भारत की संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मेरे भाई वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में मेरे भाई हमारे कितनी अनुसूची, भाई 12। मेरे भाई पहले कितनी थी, जब संविधान बना था उस टाइम पर कितनी अनुसूची थी, उस टाइम पर तो सिर्फ 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है मेरे भाई आपके 12। मैं तुमसे बोलूँ कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो सर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है भाई, पहले संविधान संशोधन के द्वारा मेरे भाई 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है भाई, पहले संविधान संशोधन के द्वारा मेरे भाई क्या हुआ था, पहली अनुसूची से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि 1951 में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए। आ जाओ भाई अगला सवाल, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं, तो मूल अधिकारों की मैं बात कर रहा हूं, ये है मेरे भाई आपके भाग नंबर 3 में। ठीक है भाई, मूल अधिकारों की मैं बात कर रहा हूं, भाग नंबर 3 में है, ये तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, भाग नंबर 1 में क्या है मेरे भाई आपका संघ और उसका क्षेत्र है। ठीक है भाई, संघ और उसका क्षेत्र है। भाग नंबर 2 में क्या है, आपकी नागरिकता है। भाग नंबर 2 में आपकी नागरिकता है। भाग नंबर 3 में आपने अभी बता ही दिया कि मूल अधिकार है। भाग नंबर 4A में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है मेरे भाई आपके मौलिक कर्तव्य हैं। और भाग नंबर 4 में क्या है, तो इसमें आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है भाई, इसमें आपके क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है भाई, तो देखो भाग नंबर 1 में संघ और उसका क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व और चौथे के भाग फर्स्ट में मौलिक कर्तव्य। तो ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो मेरे भाई कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार। अरे मेरे भाई बच्चे को पता है समानता का अधिकार, ये उपभोक्ता का थोड़ी है मेरे भाई, ये तो हमारा एक मूल अधिकार है। ये क्या है सर, ये तो हमारा एक मूल अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक ये तो क्या है सर, ये तो हमारा एक मूल अधिकार है, ये तुमको याद होना चाहिए। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत खालिस्तान द्वारा किया जाता है। बताओ मेरे भाई, वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है। अब यहां से तुम्हारी एक बात तो क्लियर हो गई मेरे भाई, यहां से तुम्हारी क्या हो गई, एक बात क्लियर हो गई कि वित्त आयोग का गठन किसमें है, अनुच्छेद नंबर 280 में। और किसके द्वारा किया जाता है सर, ये भी तो बड़ी अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है भाई, किसके द्वारा मेरे भाई, राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया तो मेरे भाई आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है और आपको यह बताना है कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है भाई, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आपको एक बात कमेंट करनी है। अब चाहे तुम किसी बुक से ढूंढो, चाहे गूगल करो, कहीं से भी मेरे भाई इसका आंसर मुझे बताना है कि वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष मेरे भाई आपका कौन है। ठीक है भाई, ये तुम लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब आपको करना पड़ेगा। आ जाओ भाई अगला सवाल, भारत के संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है। तो मेरे भाई चुनाव आयोग सबको पता है मेरे भाई, भाग नंबर 15 में और अनुच्छेद नंबर 324 में। ठीक है भाई, अनुच्छेद नंबर 324 में भाग नंबर 15 में आपके क्या है, चुनाव आयोग है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। आज का लास्ट सवाल है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये सभी बच्चे बताओ मेरे भाई। क्या वो राज्यसभा का विपक्षी नेता होता है, वक्ता होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो मेरे भाई आप बोलोगे सर ये बात है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष की, तो वो होते हैं मेरे भाई आपके उपराष्ट्रपति। ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति आपका होता है। उपराष्ट्रपति अपना जब इस्तीफा होता है वो किसको देता है सर, उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है या फिर अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देता है सर, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा सर, ये तो राष्ट्रपति को देगा। किसको मेरे भाई, राष्ट्रपति को। अगर मान लो उस टाइम पर राष्ट्रपति मौजूद ना हो तो किसको देगा भाई, ऐसा भी तो हो सकता है
कि उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देने के लिए मन कर गया हो और उस टाइम पर राष्ट्रपति मौजूद ना हो, तो फिर ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? सर ये देगा आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देगा? सर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा कि क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।